सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन क्या किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जो होता है वह कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। इसे कांच का एक खोखला गोला लेना है और इसको बीच में से काट देना है। बीच में से जब हम लोग काटेंगे तो इसका दो हिस्सा बन जाएगा ऐसे, और काटने के बाद इसके एक तल पर पारे की कलई, किसका कलई करना है? पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। और उसका जो दूसरा तल होता है वह होता है परावर्तक तल, जहां से परावर्तन होता है। तो कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और इसका दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। फिर दूसरे लाइन से लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। अब चलिए देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है और वो कौन कौन सा प्रकार होता है, ध्यान से देखिए। अभी बताया गया है कि गोलीय दर्पण जो होता है वह कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। यह कांच के खोखला गोला लेना है और बीच में से इसको काट देना है। बीच में से क्या कर देना है? काट देना है। तो जैसे हम लोग इसे बीच में से काटेंगे तो इसका दो हिस्सा हो गया। कितना हिस्सा हो गया? दो। देखिए पहला हिस्सा ऐसे बना, ये वाला हिस्सा, और इधर वाला हिस्सा। देखिए एक मिनट के लिए, पहला हिस्सा जो है ये जैसे है उसको रहने दीजिए इसे, और दूसरा हिस्सा यहां से उठाकर ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम इधर बना दिए, इसको और सीधा बना दे रहे हैं। तो दोनों को मिलाया जाएगा अगर तो यह गोला बन जाएगा कांच का। तो गोलीय दर्पण को क्या करना है? बीच में से काट कर और उसको दो भाग कर लेना है, और जैसे हम लोग दो भाग करेंगे तो इस तरह से दो भाग इसका मिलेगा। अब जो है दो भाग करने के बाद मान लीजिए दो बच्चों को बुलाया गया। कितने बच्चों को? दो बच्चों को। और दोनों बच्चों से यह बोला गया कि जाइए और आप लोग क्या कीजिए कि जो कांच के दोनों खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसको पेंट कीजिए। क्या करना है? पेंट करना है। और शर्त यह रखा गया कि एक जैसा पेंट नहीं करना है। अगर मान लीजिए पहला व्यक्ति अंदर की तरफ पेंट करेगा तो दूसरा व्यक्ति बाहर की तरफ पेंट करना है, यानी दोनों लोगों को अंदर की तरफ ही पेंट नहीं करना है। तो मान लीजिए पहला व्यक्ति गया और बाहर की तरफ पेंट कर दिया। कहां पेंट कर दिया? बाहर की तरफ। तो दूसरा व्यक्ति ने क्या किया कि इसको अंदर की तरफ पेंट कर दिया। कहां पेंट कर दिया? अंदर की तरफ। तो देखिए बाहर की तरफ पेंट कर दिया गया, यहां पर क्या किया गया है? अंदर की तरफ पेंट किया गया है। तो जब बाहर की तरफ पेंट किए हम लोग तो परावर्तन कहां से होगा? भीतरी तल से होगा। यह जो भीतरी तल है यह कहा जाएगा परावर्तक तल।
प्रावर्तक तल, यह प्रावर्तक तल हो गया, यानी प्रावर्तन भीतरी से होगा। और यहाँ पर अंदर से पेंट किया गया है तो प्रावर्तन अंदर से नहीं होगा, बाहर से होगा। यह जो बाहर वाला हिस्सा है वह कहलाएगा प्रावर्तक तल। क्या कहलाएगा? प्रावर्तक तल कहलाएगा। तो देखिए, और यहाँ पर मान लीजिए यह M1 है और यह क्या हो गया M2, इधर भी M1 हो गया और यह हो गया M2। तो M1 M2 जो होता है वह दर्पण का द्वारक कहलाता है। M1 M2 क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो पेंट करने के बाद दो तरह से इस तरह से भाग मिला। तो पहले प्रकार का जो दर्पण मिला है, पहले प्रकार का, इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और दूसरे प्रकार का जो दर्पण मिला है, जो अंदर से पेंट किया गया है और बाहर से परावर्तन हो रहा है, इस दर्पण का नाम रखा गया उत्तल दर्पण। यह कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार का हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए, यह जो रेखा होती है दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। यहां पर भी यह रेखा कहलाएगा मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। यहां पर एक पॉइंट P होता है जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहां पर भी पॉइंट P होगा जिसे दर्पण का क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। और ये वहां पर एक पॉइंट C होता है जिसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र। और यहां पर होगा पॉइंट C, इसे कहा जाएगा वक्रता केंद्र। तो यह रेखा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। P क्या हो गया? ध्रुव हो गया। C क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। पहले प्रकार का जो दर्पण मिला है उसे अवतल दर्पण कहा जाएगा और दूसरे प्रकार का जो दर्पण मिला है उसे क्या बोला जाएगा? उत्तल दर्पण कहा जाएगा। तो दर्पण दो प्रकार का हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब चलिए डेफिनेशन देखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल, अ से अवतल और अ से अंदर। याद रखिएगा, अ से अवतल, अ से अंदर, यानी इसमें परावर्तन अंदर से होगा, भीतरी तल से होगा। उ से उत्तल, उ से ऊपरी तल यानी बाहरी तल। ऊपरी तल यानी बाहरी तल। उ से उत्तल, उ से ऊपरी, ऊपरी तल यानी बाहरी तल। तो कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है यानी अंदर से होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। अ से अवतल और अ से अंदर, यानी परावर्तन किधर होगा? अंदर से होगा। तो कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर से यानी भीतरी तल से होता है उसे क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है उसे क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब ऊपरी तल से, ऊपरी तल मतलब बाहरी तल से। तो नाम में सब कुछ छुपा है, नाम में क्या है? सब कुछ छुपा है। देखिए, अ से अवतल, अ से अंदर, यानी परावर्तन अंदर से होगा। उ से उत्तल, उ से ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी मतलब बाहरी पृष्ठ, जिसमें परावर्तन बाहरी पृष्ठ पर होगा। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या है? तो साथ में आप लोग लिखते रहिए कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन भीतरी तल, कोष्ठक लिख सकते हैं अंदर, कोष्ठक बंद, से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और इसे का डिफिनेशन क्या लिखना है? कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है उसे क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है, अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, अंदर मतलब भीतरी तल। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दर्पण दो प्रकार का हुआ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर से होगा यानी भीतरी तल से होगा और उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहरी तल से होगा। तो भूल जाएगा तो याद कैसे कीजिएगा कि वह दर्पण, देखिए अ से अवतल, अ से अंदर, अंदर मतलब भीतरी तल, वह दर्पण जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उससे उत्तल, उससे ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी मतलब बाहरी पृष्ठ। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग।
देखिए अब पढ़ना है हेडिंग कि गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखिए आप लोग लिखते भी रहिए। तो पहला परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र की, वक्रता त्रिज्या की पढ़ा जाएगा। चलिए वक्रता केंद्र कर लीजिए। वक्रता केंद्र पहले किसका परिभाषा पढ़ना है? वक्रता केंद्र की परिभाषा पढ़ना है। और वक्रता केंद्र क्या है? अभी बताया गया है कि जो बिंदु सी है, इस बिंदु सी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। बिंदु सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अगर इसको डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो तो कैसे किया जाएगा? तो सुनिए और लिखते रहिए कि वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र को डिफाइन करना है, वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। तो वक्रता केंद्र देखिए अभी बताया गया कि बिंदु सी जो है, बिंदु सी वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर इसका डिफाइन करना है, इसको परिभाषित करना है तो कैसे किया जाएगा? तो परिभाषित ऐसे किया जाएगा, उस गोले के केंद्र को, परिभाषा क्या होगा? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। लिखते रहिए, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी वक्रता केंद्र सी जो है वह दर्पण का एक भाग है, क्योंकि यह मिला कहां से है? जब वृत्त को काटा गया है बीच में से, और यह बीच वाला हिस्सा वृत्त का केंद्र ओ होता है, और इसी से जब हम लोग काट देंगे, अलग हिस्सा कर दिया गया, अलग दो हिस्सा कर दिया गया काट के इसे, तो यहाँ पर बिंदु सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिंदु सी। तो यह दर्पण का क्या है? एक भाग हुआ। दर्पण का कौन सा भाग हुआ? एक भाग हुआ। तो वही बोला गया है कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लीजिए यह चित्र ए है, यह क्या है? चित्र ए, और यह मान लीजिए चित्र बी हो गया। यह चित्र क्या हो गया? बी। तो उसके नीचे लिख लीजिएगा कि चित्र ए और बी में बिंदु सी वक्रता केंद्र है। चित्र ए और बी में बिंदु सी क्या है? वक्रता केंद्र है। एक बार और डेफिनेशन सुनिए, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। चित्र ए और बी में बिंदु सी वक्रता केंद्र है। बस इतना लिखना है। और देखिए दूसरा डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या का। दूसरा डिफिनेशन किसका पढ़ना है? वक्रता त्रिज्या का। तो इसका भी डिफिनेशन वैसे है जैसे वक्रता केंद्र को लोग पढ़े थे। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? पहले देखिए चित्र में वक्रता त्रिज्या क्या है? सी से पी तक की दूरी, देख रहे हैं ना? सी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यह भी तो दर्पण का एक भाग है, सी तक की दूरी। तो इसका भी डिफिनेशन वैसे लिखना है कि उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या लिखना है इसका डिफिनेशन? उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, लिखते रहिए, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण का एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। चित्र ए और बी में क्या लिखना है? चित्र ए और बी में सीपी या पीसी कुछ भी लिख सकते हैं। चित्र ए और बी में सीपी वक्रता त्रिज्या है। क्या लिखना है दूसरे लाइन से? चित्र ए और बी में सीपी यानी सी से पी तक की दूरी, सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। फिर उसके नीचे लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल आर या स्मॉल आर से। स्मॉल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक बार और डिफिनेशन सुनिए, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है।
चित्र ए और बी में सीपी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब देखिए तीसरा डिफिनेशन लोग पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र पढ़ चुके, वक्रता त्रिज्या पढ़ चुके, अब लोग पढ़ेंगे ध्रुव। हेडिंग क्या होगा? ध्रुव। तो बिंदु P जो है, चित्र ए और बी में जो बिंदु P देख रहे हैं, बिंदु P को ही ध्रुव कहते हैं। बिंदु P को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव। और इसको परिभाषित कैसे करना है? देखिए M1 M2 दर्पण का द्वारक है। M1 M2 क्या होता है? दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, यानी M1 M2 के बीच में होगा बिंदु P, मध्य बिंदु मतलब बीच में। तो इसका डिफिनेशन यही होगा कि दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या होगा डिफिनेशन? दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र ए और बी में बिंदु P, चित्र ए और बी में बिंदु P क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तो एक बार और सुनिए डिफिनेशन कि दर्पण के द्वारक M1 M2 दर्पण का द्वारक हो गया। अब इसके मध्य बिंदु को, तो दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस चित्र ए और बी में बिंदु P जो है दर्पण का क्या है? ध्रुव है। चलिए ध्रुव हो गया। अब चौथा डिफिनेशन लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष का। चौथा डिफिनेशन क्या पढ़ना है? मुख्य अक्ष। तो देखिए अभी बताया गया है कि यह रेखा मुख्य अक्ष है, यह भी रेखा मुख्य अक्ष है। तो किसको किसको मिलाने वाली? ध्यान से सुनिएगा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव, ध्यान से सुनिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, किसको किसको मिलाने वाली रेखा? दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखना है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या लिखना है? सुनिए, दर्पण के ध्रुव तथा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो यह मुख्य अक्ष का परिभाषा हो गया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे पांचवा परिभाषा मुख्य फोकस का। किसका परिभाषा पढ़ना है? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है फिर समझिए ध्यान से एक बार और। यह मान लीजिए एक दर्पण है, बाहर की तरफ पेंट कर दिया गया, तो परावर्तन अंदर से होगा। तो यह कौन सा दर्पण कहलाएगा? अभी बताया गया है अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यह मान लीजिए चित्र हो गया ए, और लिख सकते हैं यह दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है? अंदर की तरफ पेंट किया गया है, तो परावर्तन बाहरी तल पर होगा। तो यह कौन सा दर्पण कहलाएगा? यह कहलाएगा उत्तल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। यह ध्रुव हो गया, यह इसका वक्रता केंद्र अभी छोड़ दीजिए, यह दर्पण का ध्रुव हो गया। इस रेखा को क्या कहते हैं? अभी बताया गया है मुख्य अक्ष। यह रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। यहां पर भी यह रेखा क्या है? तो इस रेखा को बोला जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और मान लीजिए यह चित्र बी हो गया। कौन सा चित्र है? बी। और यहां पर है M1 M2, तो M1 M2 हो गया दर्पण का द्वारक। M1 M2 क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो अब देखिए हमको समझना क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये दर्पण के ये दर्पण है,
अब इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, वह दर्पण से जब परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक मिनट, सॉरी, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर जाकर मिलेगी। देखिए, यह दर्पण से परावर्तित होकर सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है। यह सभी किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, और जिस बिंदु पर यह सभी किरणें जाकर मिलती हैं उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। और यहाँ पर क्या होगा? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, दर्पण से जब परावर्तित होगी, यहाँ पर देखिए, तो यह तो इधर आएगा नहीं, तो यहीं से यह वापस चला जाएगा, ऐसे ऐसे वापस चला गया किरणें, ऐसे ऐसे। तो यह तो किरण तो कहीं काट नहीं रही है मुख्य अक्ष पर। लेकिन अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, सभी किरणों को कहाँ बढ़ाएं? पीछे की तरफ, तो ऐसा आभास होगा, लगेगा कि सभी किरणें मुख्य फोकस पर जाकर मिल रही है। मिलती नहीं है, वास्तव में मिलती नहीं है। पीछे हम लोग बढ़ाए हैं, कल्पना की है, तब ना मिल रहा है, आभास हो रहा है। इस बिंदु को ही वो लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो कहने का अर्थ यह है, अब इसको देखिए परिभाषित कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, अवतल दर्पण में सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि इसको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सभी किरणें ऐसे वापस चली जा रही है, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, तब ऐसा आभास हो रहा है कि मिल रही है, लेकिन वास्तव में इसमें नहीं मिलती है। देखिए, इसमें मिलती हुई प्रतीत होता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती है, अवतल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो सुनिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखते रहिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र ए और बी में, चित्र ए और बी में बिंदु एफ मुख्य फोकस है। चित्र ए और बी में बिंदु एफ क्या है? मुख्य फोकस है। तो एक बार और समझिए मुख्य फोकस को कैसे लिखना है, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। और देखिए, चित्र ए और बी में, चित्र ए और बी में बिंदु एफ जो है मुख्य फोकस है, तो बिंदु एफ क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। फिर दूसरे लाइन से लिखिएगा कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वह दर्पण के सामने होता है। देखिए, दर्पण के कहाँ है? सामने है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है, तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होगा और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, तो मुख्य फोकस समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन फोकस दूरी का।
छठवां परिभाषा होगा फोकस दूरी। फोकस दूरी को डिफाइन करना है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए अभी बताया गया है, तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर से पेंट किया गया है तो परावर्तन अंदर से होगा। और इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, ध्रुव P होगा। M1 M2 क्या होगा, दर्पण का द्वारक हो गया। और अभी बताया गया यहाँ पर F होता है, F को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। और इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और ये कौन सा दर्पण हुआ, तो इसके नीचे लिख सकते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और मान लीजिए यह चित्र क्या हो गया, ए हो गया। और देखिए यहां पर जो है पेंट अंदर से किया गया है तो परावर्तन बाहर से होगा। और यहां पर बिंदु P होता है जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और यहां पर F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। यह कौन सा दर्पण है, तो यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। और यह चित्र हो गया B। और इस रेखा को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पे M1 और M2 दर्पण का क्या हो गया, द्वारक हो गया। लेकिन हमको तो पढ़ना है मुख्य फोकस, फोकस दूरी का परिभाषा। तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, F क्या है, मुख्य फोकस है, और P क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। किसके किसके बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी समझ गए होंगे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे कैपिटल F या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को कैपिटल F या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल F या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार और समझिए इसका डिफिनेशन, इसे कैसे परिभाषित करना है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे कैपिटल F या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो आज इस वीडियो में लोग क्या क्या सीखे, इस वीडियो में लोग सीखे गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार का होगा, तो बताया गया 2 प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को परिभाषित किया गया है, उत्तल दर्पण को परिभाषित किया गया है। फिर हम लोग पढ़े हैं कि गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषा, वक्रता केंद्र का, वक्रता त्रिज्या का, दर्पण के ध्रुव का, मुख्य अक्ष का, मुख्य फोकस का, फोकस दूरी का, ये सब हम लोग पढ़ चुके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। धन्यवाद।